आज हमारे सामने राजस्थान के इतिहास पर बनी एक यूट्यूब मैराथन क्लास है, जिसे खास तौर पर रीट परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया है। तो आज का हमारा मकसद है इस कई घंटों की क्लास में गोता लगाकर वो सबसे कीमती तथ्य और कहानियां निकालना जो सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि मतलब राजस्थान के इतिहास की एक यादगार तस्वीर भी पेश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कहानी है उन प्राचीन सभ्यताओं की, जिन्होंने यहाँ नींव डाली, उन राजवंशों की और उन आम लोगों के आंदोलनों की भी, जिन्होंने सत्ता को चुनौती दी। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं जटिल तस्वीर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से जमीन के नीचे से इतिहास निकलता है, प्राचीन सभ्यताओं से। स्रोत में सबसे पहले कालीबंगा का जिक्र है। और एक बात मुझे बहुत हैरान करती है, वहां हजारों साल पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। ये वाकई कमाल है। और ये सिर्फ एक खेत नहीं था, बल्कि दोहरी जुताई के साक्ष्य मिले हैं। दोहरी जुताई? हाँ, मतलब वो एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। इसके अलावा एक ही लाइन में 7 हवन कुंडों का मिलना, लकड़ी की नालियां, ये सब एक बहुत ही एक विकसित और संगठित शहरी जीवन की तरफ इशारा करते हैं। हाँ। अच्छा, भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। इसीलिए अमलानंद घोष ने जब 1952 में इसे खोजा तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बाद में बीबी लाल और बीके थापर की खुदाई ने तो इस शहर की पूरी परतें ही खोल दी। वाह, मतलब उस जमाने के लोग प्लानिंग और इंजीनियरिंग में भी माहिर थे। अब गणेश्वर सभ्यता पर आते हैं। स्रोत में इसे ताम्र संचयी सभ्यता कहा गया है और यहाँ मिले तांबे के औजारों में 99% शुद्धता है, जैसे मछली पकड़ने का कांटा। ये बात क्यों इतनी खास है? यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, और यही बात राजस्थान के महत्व को प्राचीन काल में स्थापित करती है। सोचिए, जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी विशाल सभ्यताओं की बात करते हैं तो हम उन्हें केंद्र मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें बताता है कि गणेश्वर सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि एक तरह से एक औद्योगिक केंद्र था जो इन महानगरों को तांबा सप्लाई कर रहा था। मतलब राजस्थान उस समय की सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा था। वो तांबा ले नहीं रहा था, बल्कि दे रहा था। ये कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में स्थित थी। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब आहड़ सभ्यता से जुड़ी एक बात स्रोत में बड़ी दिलचस्प लगी। वहां एक ही घर में 6-6 चूल्हे मिले हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, और यही पुरातत्व का मजा है, छोटी छोटी चीजों से बड़ी तस्वीर बनाना। ये चूल्हे सीधे सीधे एक संयुक्त परिवार प्रणाली की ओर इशारा करते हैं। संयुक्त परिवार? हाँ, सोचिए, एक ही छत के नीचे एक बड़ा कुनबा रह रहा है, जहां अलग अलग परिवार अपना खाना बना रहे हैं। ये उस दौर के सामाजिक ताने बाने को दिखाता है। इसीलिए एच.डी. सांकलिया ने इसे बनास संस्कृति का नाम दिया। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अच्छा, और बैराट का जिक्र तो महाभारत से लेकर मौर्य काल तक है। ये तो कमाल की बात है कि एक ही जगह पर इतिहास की इतनी परतें हों। स्रोत अशोक के शिलालेखों की बात करता है। क्या खास था उनमें? बैराट का बहुस्तरीय होना ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। महाभारत में ये मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे ठोस सबूत सम्राट अशोक से जुड़ा है। यहाँ बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी से उनके शिलालेख मिले हैं। खासकर भाब्रू शिलालेख, जिसे कैप्टन बर्ट ने खोजा था, वो अशोक के बौद्ध धर्म में विश्वास का सबसे पुख्ता प्रमाण है। अच्छा। जी, उस पर साफ साफ बुद्ध, धम्म, संघ लिखा है, जो बौद्ध त्रिरत्न है। तो ये तो हुई उन प्राचीन बस्तियों की बातें जिन्होंने जमीन तैयार की। लेकिन राजस्थान की असली पहचान, जो आज भी हमारे जहन में है, वो तो इसके राजवंशों से, इसके किलों से जुड़ी है। यहीं से शुरू होता है शौर्य और संघर्ष का वो दौर। हाँ, और इस दौर की शुरुआत होती है गुर्जर प्रतिहारों से। स्रोत में त्रिपक्षीय संघर्ष का जिक्र है, जो करीब 100 साल तक चला। 100 साल? जी, ये उस समय की वर्ल्ड वॉर जैसा था, जिसका केंद्र था कन्नौज। कन्नौज के लिए इतना बड़ा संघर्ष क्यों? क्योंकि उस समय कन्नौज वही था जो बाद में दिल्ली बना, उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र। जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका पूरे गंगा के मैदान पर नियंत्रण। तो इसके लिए 3 महाशक्तियां लड़ रही थीं। दक्षिण से राष्ट्रकूट, पूर्व से बंगाल के पाल और पश्चिम उत्तर से गुर्जर प्रतिहार।
और अंत में जीत गुर्जर प्रतिहारों की हुई। नागभट्ट द्वितीय ने तो इस जीत के बाद परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी वाह, क्या उपाधि है। बहुत ही भव्य उपाधि धारण की, जो उनके वर्चस्व को दिखाती है। अब मेवाड़ की बात करते हैं, जिसका नाम सुनते ही महाराणा प्रताप याद आते हैं। लेकिन स्रोत हमें कहानी की शुरुआत में ले जाता है बप्पा रावल तक। उनके बारे में क्या खास है? बप्पा रावल ने मेवाड़ की उस अस्मिता की नींव रखी जो सदियों तक चली। उन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और एक परंपरा शुरू की कि मेवाड़ के शासक असल राजा नहीं, बल्कि एकलिंग जी के दीवान बनकर राज करेंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल। ये सत्ता को दैवीय स्वीकृति दिलाती थी। और एक आम गलती जो लोग करते हैं, उनकी राजधानी नागदा थी, चावंड नहीं। चावंड तो बहुत बाद में महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी बनी। और फिर आते हैं महाराणा कुंभा, जिन्हें स्रोत राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहता है। ये सिर्फ एक उपाधि है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? ये सिर्फ उपाधि नहीं, हकीकत है। कविराज श्यामल दास की किताब वीर विनोद के मुताबिक मेवाड़ के 84 किलों में से 32 अकेले कुंभा ने बनवाए थे। 32 किले? हाँ, 1437 में सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद उन्होंने जो विजय स्तंभ बनवाया, वो सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि कला और इतिहास का एक विश्वकोश है। और कुंभा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक महान विद्वान और संगीतकार भी थे, जिस वजह से उन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था। कुंभा के बाद राणा सांगा का दौर आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 घाव थे। स्रोत में उनके युद्धों का जिक्र है। राणा सांगा का जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र था। उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया। खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ये सब उनकी जीतों की मिसालें हैं। खानवा के युद्ध में जब वो बाबर के खिलाफ लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गए, तो उनकी जगह झाला अज्जा ने राजसी छत्र धारण कर लड़ाई जारी रखी। ये तो मतलब अद्भुत स्वामी भक्ति का प्रतीक है। सही बात है। मेवाड़ का शौर्य तो अद्भुत था, लेकिन उसी दौर में मारवाड़ में भी एक अलग ही कहानी चल रही थी, खासकर राव मालदेव के समय। स्रोत में जैता और कूपा का जिक्र बड़े सम्मान से है। और होना भी चाहिए। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। शेर शाह सूरी ने एक चाल चलकर राव मालदेव के मन में अपने ही सेनापतियों जैता और कूपा के लिए शक पैदा कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मालदेव सेना लेकर पीछे हट गए, लेकिन जैता और कूपा ने अपने ऊपर लगे दाग को धोने के लिए मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शेर शाह की विशाल सेना पर हमला कर दिया और ऐसी वीरता दिखाई कि शेर शाह की सेना के पांव उखड़ गए। बड़ी मुश्किल से वो जीता और तब उसके मुंह से निकला, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बिल्कुल। ये वाक्य उन दो वीरों की बहादुरी को अमर कर गया। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। अच्छा, अब आमेर की तरफ चलते हैं, जिनका मुगलों से रिश्ता हमेशा चर्चा में रहता है। मिर्जा राजा मानसिंह और अकबर के संबंधों पर स्रोत क्या रोशनी डालता है? स्रोत बताता है कि यह रिश्ता सिर्फ एक सामान्य अधीनता का नहीं था। अकबर ने मानसिंह को फरजंद यानी बेटे की उपाधि दी। बेटे की? हाँ, और 7,000 का सर्वोच्च मनसब दिया। और ये मनसब सिर्फ एक पदवी नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य में किसी की हैसियत तय करती थी। 7,000 का मनसब उस समय केवल शाही परिवार के लोगों को ही मिलता था। तो ये दिखाता है कि मानसिंह का कद अकबर की नज़र में कितना ऊंचा था। और रणथंबोर के हमीरदेव चौहान, उनकी कहानी तो हट और त्रासदी की कहानी लगती है। बिल्कुल। उनके लिए एक कहावत मशहूर है, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी और उसे लौटाने से साफ मना कर दिया। लेकिन उनकी हार का कारण सिर्फ हट तो नहीं था। नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि उनकी हार का एक बड़ा कारण उनके दो मंत्रियों रणमल और रतिपाल का विश्वासघात था, जिन्होंने किले के गुप्त रास्ते दुश्मन को बता दिए। लेकिन इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी राजधानियों ने नहीं लिखा जाता, ये तो खेतों में, गांवों में भी बनता है। स्रोत हमें किसान आंदोलनों के एक बहुत अहम दौर में ले जाता है। बिजौलिया आंदोलन का जिक्र सबसे पहले है और ये जरूरी भी है, क्योंकि बिजौलिया आंदोलन सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा, लगभग 44 साल तक चलने वाला। 44 साल? हाँ, और सबसे संगठित अहिंसक आंदोलन था।
इसकी शुरुआत तो स्थानीय लोगों ने की थी, लेकिन साधु सीताराम दास के कहने पर जब विजय सिंह पथिक इससे जुड़े तो उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। इसमें महिलाओं की भूमिका पर भी स्रोत जोर देता है। सीकर आंदोलन में कटराथल का सम्मेलन तो किसी क्रांति जैसा लगता है। ये क्रांति ही थी। सोचिए, साल 1934 में जब महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल था, तब किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाएं ठाकुरों के दुर्व्यवहार के खिलाफ एक सम्मेलन में इकट्ठी हुईं। 10,000 महिलाएं? जी, ये संख्या आज भी बहुत बड़ी है। उस जमाने में तो ये अकल्पनीय थी। ये दिखाता है कि जब जुल्म बढ़ता है तो समाज का हर वर्ग आवाज उठाने के लिए संगठित हो सकता है। और बेंगू किसान आंदोलन में बलिदान की भी एक कहानी है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का जिक्र है। हाँ, बेंगू आंदोलन में जब किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए तो उन पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने ट्रेंच आयोग बनाया था, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये आयोग सिर्फ दिखावे के लिए है और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ये किसानों के आत्मविश्वास और व्यवस्था पर उनके अविश्वास दोनों को दिखाता है। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, राजस्थान का इतिहास सिर्फ किलों की ऊंची दीवारों की कहानी नहीं है। ये उन प्राचीन शहरों की सुनियोजित गलियों की, शासकों के शौर्य और उनकी गलतियों की, विश्वासघात और आम लोगों के संघर्ष की एक बहुत गहरी गाथा है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि कैसे एक ही जमीन पर निर्माण और विनाश, शौर्य और धोखा, राजसी वैभव और किसानों का संघर्ष साथ साथ चलते हैं। हर कहानी के कई पहलू हैं और हर जीत के पीछे किसी न किसी का बलिदान है। अंत में एक विचार, इस स्रोत में शासकों और उनके युद्धों पर जोर है, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन उन अनगिनत कारीगरों का क्या जिन्होंने विजय स्तंभ जैसे अजूबे बनाए? उन किसानों का क्या जिनके टैक्स से सल्तनतें चलती थीं? या उन सैनिकों का क्या जिनके नाम इतिहास में कहीं नहीं है? शायद असली इतिहास उनकी गुमनाम कहानियों में छिपा है, जिसे खोजना अभी बाकी है।